से निपटने का आसान तरीका। ज़्यादातर लोग दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत बोलते हैं। इसके बजाय आपको सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका देना चाहिए। वे अपने बिजनेस और अपनी समस्या के बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप उनसे सवाल पूछिए, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। अगर आप उनसे सहमत हों तो आप में यह इच्छा जाग सकती है कि आप उनकी बात बीच में ही काट दें, परंतु ऐसा बिल्कुल ना करें। यह एक खतरनाक आदत है, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत से विचार होते हैं जिन्हें वे व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए वे आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। उचित यही होगा कि आप उनकी बात धैर्य और ध्यान से सुनें, इस बारे में गंभीर रहें, उन्हें अपने विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या यह तरीका बिजनेस में काम आता है? आइए देखते हैं। यहाँ एक सेल्समैन की कहानी है जिसे मजबूरन चुप रहना पड़ा। अमेरिका के एक बड़े ऑटोमोबाइल निर्माता को साल भर के लिए अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स की जरूरत थी। 3 महत्वपूर्ण निर्माताओं ने अपने सैंपल भेजे। मोटर कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने उनकी जांच की। इसके बाद हर निर्माता को एक नोटिस भेजा गया कि एक निश्चित दिन उन्हें अवसर दिया जाए ताकि वे अपने कॉन्ट्रैक्ट पर अंतिम विवरण दे सकें। विस्तृत विवरण देने के लिए तीनों कंपनियों के निर्माताओं के प्रतिनिधि निश्चित दिन उपस्थित हुए। संयोग से GBR नामक प्रतिनिधि को लैरी गाइड्स का सीरियस अटैक पड़ गया और उसका गला खराब हो गया। जब कॉन्फ्रेंस में एग्जीक्यूटिव के सामने बोलने की मेरी बारी आई, मिस्टर आर ने मेरी क्लास में यह प्रसंग सुनाया तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं मुश्किल से फुसफुसा पा रहा था। मुझे एक कमरे में ले जाया गया और मैंने वहाँ पर अपने आप को टेक्सटाइल इंजीनियर, फर्निशिंग एजेंट, सेल्स डायरेक्टर तथा कंपनी के प्रेसिडेंट के सामने खड़ा पाया। मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ और मैंने बहादुरीपूर्वक अपनी बात रखने की कोशिश की, परंतु मैं कुछ शब्दों से ज़्यादा नहीं बोल पाया। वे सब लोग एक टेबल के चारों तरफ बैठे हुए थे, इसलिए मैंने एक कागज़ पर लिख दिया, मेरा गला खराब है, मैं बोल नहीं सकता। कंपनी के प्रेसिडेंट ने कहा, आपकी तरफ से मैं बोलूँगा, और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरे सैंपल दिखाए और उनकी विशेषताएं बताई। मेरे प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर एक रोचक बहस छिड़ गई और चूंकि प्रेसिडेंट मेरे बदले में बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने चर्चा में मेरा ही प्रतिनिधित्व किया। पूरी चर्चा में मेरी भागीदारी सिर्फ कुछ मुस्कुराहटों, सिर हिलाने और चेहरे के हाव भाव तक की ही सीमित थी। इस अद्भुत मीटिंग की वजह से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। 5 लाख गज अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स का ऑर्डर, जिसकी कुल कीमत $16 लाख थी। यह अब तक का मिला मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर था। मैं जानता हूँ कि अगर मेरा गला नहीं बैठता तो मेरे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकल जाता, क्योंकि पूरे मामले के बारे में मेरे विचार ही गलत थे। भाग्यवश ही मैं समझ पाया कि कई बार दूसरे व्यक्ति के बोलने से हमें ज़्यादा फायदा होता है। बिजनेस की हर तरह, परिवार में भी हमें दूसरे की बातें सुनने से ज़्यादा फायदा होता है। अपनी पुत्री से बराबर विलियम्स के संबंध तेजी से बिगड़ रहे थे। लोरी पहले एक शांत और अच्छी बच्ची हुआ करती थी, परंतु अब वह चिड़चिड़ी और असहयोगी टीनेजर में बदल चुकी थी। बार बार ने उसे डांटा,
डराया धमकाया समझाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मिसेज विल्सन ने क्लास को बताया, एक दिन मैंने हार मान ली। लोरी को मैंने बाहर जाने के लिए मना किया, परंतु उसने मेरा कहना नहीं माना और वह घर का काम करने से पहले अपनी सहेली से मिलने के लिए चली गई। जब वह लौटी तो मैं 10,000वीं बार उस पर चीखना चाहती थी, परंतु मुझ में डांटने की ताकत ही नहीं बची थी। मैंने उसकी तरफ दुख से देखा और सिर्फ इतना कहा, क्यों लोरी, क्यों? लोरी ने मेरी स्थिति देखी और मुझसे शांत स्वर में पूछा, क्या आप सचमुच जानना चाहती हैं? मैंने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद लोरी ने मुझे पहले तो झिझकते हुए अपनी बात शुरू की, परंतु कुछ ही देर में उसके मन का सारा गुब्बार बाहर निकल कर आया। मैं उसकी बात कभी नहीं सुनती थी। जब वह मुझे अपने विचार और भावनाएं बताना चाहती थी, तब मैं उसे आदेश देकर चुप कर देती। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी बेटी मुझसे यह चाहती थी कि मैं एक दोस्त की तरह व्यवहार करूं, जबकि मैं डांटने वाली माँ का रोल निभा रही थी। वह मेरे साथ किशोरावस्था के तनाव को बांटना चाहती थी। मैं हमेशा उसके सामने बोलती ही रहती थी, जबकि मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। मैंने उसकी बात सुनने की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था। उस दिन के बाद से मैंने उसकी बात सुनना शुरू कर दिया। अब वह मुझे बता देती हैं कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और अब हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अब वह फिर से सुधर गई है। न्यूयॉर्क के एक अखबार के फाइनेंशियल पेज पर एक बड़ा विज्ञापन छपा, जिसमें नौकरी के लिए बहुत ही योग्य और अनुभवी उम्मीदवार चाहा गया था। चार्ल्स टी क्यूबेल्सी ने दिए गए बॉक्स नंबर पर अपना आवेदन भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलवाया गया। जाने से पहले उसने उस कंपनी और वहाँ के मालिक के बारे में वॉल स्ट्रीट से हर संभव जानकारी हासिल करने की कोशिश की। इंटरव्यू के दौरान उसने कहा, आपकी कंपनी का रिकॉर्ड इतना अच्छा है, इसके साथ जुड़कर मुझे गर्व होगा। मेरे ख्याल से आपने 28 साल पहले सिर्फ एक डेस्क रूम और एक स्टेनोग्राफर के साथ अपना बिजनेस शुरू किया था। क्या यह सही है? हर सफल व्यक्ति को अपनी शुरुआती संघर्षों के बारे में बात करना अच्छा लगता है। यह व्यक्ति भी इसका अपवाद नहीं था। उसने लंबे समय तक अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह उसने $450 और एक सपने के साथ अपनी बिजनेस यात्रा शुरू की थी। उसने बताया कि आलोचना, मखौल और निराशा के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी थी। शुरू में तो उसे एक दिन में 16 घंटे तक काम करना पड़ता था और वह रविवार और छुट्टियों के दिन भी काम करता था। आखिरकार उसने किला फतह कर लिया और अंततः आज वह इस स्थिति में पहुंच गया है कि वॉल स्ट्रीट के सबसे महत्वपूर्ण एग्जीक्यूटिव भी उसे सलाह और मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं। उसे अपने रिकॉर्ड पर गर्व था। उसे होना ही चाहिए था और इसके बारे में बताना उसे अच्छा लगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद उसने आखिर में क्यूबेल्सन से संक्षेप में उसके अनुभव के बारे में पूछा और अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलवा कर कहा, मुझे लगता है कि हमें इसी आदमी की तलाश थी। मिस्टर क्यूबेल्स ने अपने संभावित मालिक के बारे में सारी जानकारी हासिल करने का कष्ट उठाया था। उसने सामने वाले व्यक्ति में और उसकी समस्या में रुचि ली थी। उसने सामने वाले व्यक्ति को बोलने के लिए प्रोत्साहित किया था और इसी कारण उसका अच्छा प्रभाव पड़ा और उसे सुखद परिणाम मिला। सैक्रमेंटो कैलिफोर्निया के राय जी ब्रेडले के साथ इसकी विपरीत समस्या थी। जब एक संभावित अच्छा कर्मचारी ब्रेडले की फर्म में नौकरी के लिए अपनी बात कह रहा था, तो उसने उसकी बात सुनी। राय ने हमें बताया, हमारी फर्म
एक छोटी ब्रोकरेज फर्म थी, इसलिए हमारे यहाँ कोई अतिरिक्त लाभ जैसे मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन या अस्पताल के खर्च उठाने का कोई प्रावधान नहीं था। हर प्रतिनिधि एक स्वतंत्र एजेंट था। हम संभावित ग्राहकों को लीड विपणन नहीं कराते थे, क्योंकि हम उनके लिए विज्ञापन नहीं दे सकते थे, जैसा कि हमारे बड़े प्रतिद्वंदी किया करते थे। रिचर्ड फ्राय को उस तरह का अनुभव था जो हम चाहते थे। पहले मेरे अस्टेट ने उसका इंटरव्यू लिया और उसे हमारे काम से जुड़ी सारी नकारात्मक बातें बताई। जब वह मेरे ऑफिस में आया तो वह थोड़ा निराश दिख रहा था। मैंने उसे अपनी फर्म से जुड़ने का इकलौता लाभ बताया कि वह एक स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है और इसलिए वह यह एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड था। जब वह इंटरव्यू के लिए आया तो उसके दिमाग में बहुत सी नकारात्मक बातें थी, परंतु जब उसने इन लाभों के बारे में बात करना शुरू किया तो वह एक एक करके अपने नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगा। कई बार ऐसा लगा जैसे वह खुद से बातें कर रहा था, जैसे वह अपने मन में विचार कर रहा था। कई बार मेरे मन में आया कि मैं उसके विचारों को स्पष्ट कर दूं, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो मुझे लगा कि उसने अपने आप को यह विश्वास दिला दिया था कि वह हमारी फर्म के लिए काम करना चाहेगा। क्योंकि मैं एक अच्छा श्रोता था और मैंने डिक को ही बोलने का ज़्यादा मौका दिया, इसलिए उसने अपने दिमाग में दोनों पहलुओं को अच्छी तरह तोला लिया और वह सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंच गया, जिसे उसने अपने लिए एक चुनौती की तरह लिया। हमने उसे काम पर रख लिया और आज वह हमारी फर्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधियों में से एक है। यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी हमारी उपलब्धियों के बारे में सुनने की बजाय अपनी उपलब्धियों के बारे में सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। फ्रांसीसी दार्शनिक रोसफुकिन ने कहा था, अगर आप दुश्मन बनाना चाहते हैं तो अपने दोस्त से आगे निकल जाएं। अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो अपने दोस्त को खुद से आगे निकल जाने दें। क्या यह सच है? हाँ, क्योंकि अगर आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाते हैं तो वे खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं, परंतु जब आप उनसे आगे निकल जाते हैं तो वे या कम से कम उनमें से कुछ हीन और ईर्ष्यालु महसूस कर सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में मिड टाउन पर्सनल एजेंसी की हेनरिटा जी सबसे लोकप्रिय प्लेसमेंट काउंसलर थी। ऐसा हमेशा नहीं था। एजेंसी में आने के शुरुआती महीनों में हेनरिटा का अपने सहकर्मियों में कोई दोस्त नहीं था। क्योंकि हर दिन वह अपनी सेखी बघारती थी कि आज उसने कितने प्लेसमेंट किए, आज उसने कितने नए अकाउंट खोले और आज उसने कितनी उपलब्धियां हासिल की। मैं अपने काम को अच्छी तरह से करती थी और मुझे इस पर गर्व था, हेनरिटा ने हमारी क्लास को बताया। परंतु मेरे सहकर्मी मेरी सफलता में हिस्सा लेने के बजाय उनसे चिढ़ जाते थे। मैं चाहती थी कि मेरे सहकर्मी मुझे पसंद करें। मैं उन्हें सचमुच अपना दोस्त बनाना चाहती थी। इस कोर्स के कुछ सुझावों को सुनने के बाद मैंने अपने बारे में बोलना कम कर दिया। मेरे सहकर्मियों के पास भी अपनी शेखी बगाड़ने के लिए काफ़ी कुछ रहता था और मेरी सफलता के बारे में सुनने के बजाय वे अपनी सफलता के बारे में सुनाने के लिए लालायित रहते थे। अब जब भी हमारे पास बातचीत का समय होता है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उनका दिन कैसा रहा, और मैं अपनी उपलब्धियों का जिक्र तभी करती हूँ जब वे मुझसे इस बारे में पूछते हैं। सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बातें करने दें